प्रिय छात्रों, आज हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अपवाह तंत्र में जो एंडीज पर्वतमाला है वो जल विभाजक का कार्य करती है। अब आपको बता चुका हूँ मैं कि एंडीज पर्वतमाला है वो उत्तर से दक्षिण की ओर दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है, जो कि महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो यह पर्वतमाला के पश्चिम की साइड बहने वाली नदियाँ और पूर्वी साइड में बहने वाली नदियाँ दो तरीके से हो गई। तो एक तरीके से जल विभाजक का कार्य करती है। अब देखिएगा, एंडीज के पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बहुत छोटी होती है, ठीक है, क्योंकि वो तट के पास होने के कारण ये पर्वत तो सीधी समुद्र में मिल जाती हैं ये नदियाँ, तो ये छोटी हैं और तेज़ बहने वाली भी होती हैं। ये नदियाँ केवल वर्षा के मौसम में ही प्रवाहित होती हैं, ठीक है, जबकि इस श्रेणी के जो पूर्व में बहने वाली बड़ी तथा वर्ष भर जल पूर्ण भरी रहती हैं, यानी कि नदियाँ बड़ी हैं और वर्ष भर जल रहता है इनमें। और इस महाद्वीप का लगभग 90% जल प्रवाह अटलांटिक महासागर में ही गिरता है। अब देखिएगा, दक्षिणी अमेरिका को जल प्रवाह को 4 भागों में बांटा है। अमेजन नदी का जल प्रवाह, ओरानिको नदी का जल प्रवाह, पराना पराग्वे का जल प्रवाह क्षेत्र और साओ फ्रांसिस्को का जल प्रवाह क्षेत्र। ये 4 मुख्य नदियों का हैं जो महत्वपूर्ण हैं यहाँ पे। तो अपन चर्चा करते हैं अमेजन नदी का जल प्रवाह क्षेत्र। तो अमेजन नदी के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं कि अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और यदि इसको अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। यह संसार की महत्वपूर्ण नदी है जो कितनी किलोमीटर लंबी है? 6570 किलोमीटर। और इसका अपवाह क्षेत्र 70,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि इस महाद्वीप का 40% भाग है। इसके अलावा देखिएगा, इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों में जुरुआ, मेडिरा, जयपुरा, निग्रो, जिंगू और पूरस, ये मुख्य नदियां हैं, सहायक नदियां हैं इनकी, जिनमें मडोरा नदी लगभग 3,000 किलोमीटर लंबी है। और ये सबसे महत्वपूर्ण नदी मडोरा नदी है यहाँ पे। और नेग्रो नदी अमेजन बेसिन व ओरानिको बेसिन को जोड़ती है। नेग्रो नदी किन किन बेसिनों को जोड़ रही है? ओरानिको बेसिन जो कि वेनेजुला में है मुख्य रूप से, और अमेजन बेसिन, इन दोनों को जोड़ती है। दोनों बेसिनों को नेग्रो नदी जोड़ती है। अमेजन तथा इसकी सहायक नदियों में 3500 किलोमीटर अंदर तक जहाज चल सकते हैं, ठीक है। तो जहाज कहाँ तक जा सकते हैं? 3500 किलोमीटर तक अंदर तक, महाद्वीप के अंदर तक जहाज आ जा सकते हैं। अमेजन नदी का जल प्रवाह क्षेत्र 3 ओर से उच्च पर्वतीय प्रदेशों से घिरा हुआ है और लगभग 240 किलोमीटर चौड़े मुहाने में से इसका निकास अंध महासागर में होता है। यानी कि इसका मुहाना कितना चौड़ा है? 240 किलोमीटर। और ये किधर गिरती है? अटलांटिक महासागर में ये गिर जाती है। अब देखिएगा, एंडीज पर्वत से पूर्व में इसके जल प्रवाह की दिशा भी संभवतः पश्चिम ही हो जाती है। किधर हो जाती है इसकी दिशा? पश्चिम की साइड में। एंडीज पर्वत के निर्माण के बाद उससे निकलने वाली नदियों के अवसाद से यह बेसिन भरने लगा, जिसका प्रमाण मध्य अमेजन में मिलने वाले अनेक दलदली भाग हैं। यहाँ पे क्या है? बहुत सारे दलदली भाग हैं। स्थानीय भाषा में इसको इगापोस कहते हैं। अब इसके बाद में आता है ओरानिको नदी का जल प्रवाह क्षेत्र। ओरानिको नदी का जल प्रवाह क्षेत्र यह गियाना की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी कहाँ से निकलती है? गियाना की पहाड़ियों से निकलकर मैदानी भाग में आकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और यह मुख्य रूप से वेनेजुएला में ही बहती है। और दक्षिणी अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है यह ओरानिको बेसिन। इसका अपवाह क्षेत्र 9,47,940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 2780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह सकड़े मुहाने के रूप में अंध महासागर में मिल जाती है, कैरेबियन सागर में मिल जाती है। इसका प्रवाह मार्ग देखिएगा, सवाना और लानोस
विशाल घास के मैदानों में होकर यह प्रवाहित होती है। मैंने कहा था, पहले बताया था घास के मैदान जब अपन चर्चा करी थी कि लानोस घास के मैदान इसी यहीं पे स्थित है। उष्ण लानोस घास के मैदान यहाँ पे ही हैं, ओरानिको बेसिन में ही। और निचले भागों में यह नदी परिवहन योग्य है। यह नदी भी परिवहन योग्य है अमेजन नदी की तरह। और इसकी सहायक नदियों में मावाका, मानविच, पडामो और ओकामो, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात भी इसी नदी के पर स्थित है। अब देखिएगा, तीसरा है आपका पराना पैराग्वे का जलप्रवाह क्षेत्र। मैप में देखिए इसकी लोकेशन, पराना और पैराग्वे नदी कहाँ बह रही है। ठीक है, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी बेसिन है। पहली कौन सी हो गई? अमेजन बेसिन, उसके बाद में पराना पैराग्वे बेसिन, फिर तीसरी कौन सी है? ओरानिको बेसिन। ठीक है, यह 3 ओर से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसका विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में है। उत्तर दक्षिण दिशा में है। इस जलप्रवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर है से अधिक माना जाता है। अब देखिएगा, जो पराना, पैराग्वे और उरुग्वे 3 प्रमुख नदियां हैं, ये जो रियो डी प्लाटा बेसिन का निर्माण करती हैं। कौन सी बेसिन का निर्माण करती हैं? रियो डी ला प्लाटा। पराना दक्षिणी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है। अब देखिएगा, आप जो ये जगह जो भी आपके नाम आ रहे हैं उसको मैप में आप देखते रहिए, तो उससे आपकी ये क्लियर होती रहेंगी चीज़ें और समझने में भी आपको आसानी रहेगी। पराना दक्षिणी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से है? ब्राज़ील की उच्च जो पठारी भूमि है, हाईलैंड्स हैं जो ब्राज़ील के, वहाँ पर से यह निकलती है पराना नदी। और इसकी लंबाई 4879 किलोमीटर के लगभग है। और इसी की सहायक नदी है पैराग्वे, तो इसका नाम हो गया पराना पैराग्वे। तो ठीक है, तो पैराग्वे इसकी सहायक नदी है। और इस पैराग्वे जो नदी है वो बोलिवियन की चोटियों से निकलती है। बोलिविया देश है, वहाँ से निकलती है। अमेजन बेसिन की तरह पराना पैराग्वे जलप्रवाह क्षेत्र भी दलदली भाग मिलते हैं। जैसे अमेजन बेसिन में दलदली भाग हैं, उसी तरीके से इस क्षेत्र में भी दलदली भाग मिलते हैं। इसके जल का निकास एक सकड़े मुहाने द्वारा किस में होता है? अंध महासागर में मिल जाती है। और उरुग्वे नदी ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से निकलती है। तो उरुग्वे नदी कहाँ से निकल रही है? ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी भाग से निकलती है और पराना नदी के डेल्टा में जाकर मिल जाती है। जहाँ पराना नदी डेल्टा जहाँ गिरती है, जहाँ पराना नदी गिरती है, वहीं पे ये उरुग्वे नदी भी मिल जाती है। तो इस तरह से तीसरा पराना पैराग्वे का जलप्रवाह क्षेत्र हो गया। पहला हो गया आपका अमेजन बेसिन का जलप्रवाह क्षेत्र, दूसरा हो गया ओरानिको जलप्रवाह क्षेत्र और तीसरा पराना पैराग्वे का जलप्रवाह क्षेत्र। अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं साओ फ्रांसिस्को का जलप्रवाह क्षेत्र। अब ये देखिए, साओ फ्रांसिस्को जो नदी है, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी नदी बेसिन है। साओ फ्रांसिस्को नदी ब्राज़ील तट के समानांतर बहती हुई क्या करती है? जो अटलांटिक महासागर की साइड में पूर्वी भाग में जो ब्राज़ील का तट फैला हुआ है, उसके सारे समानांतर बहती है, तट के सारे। और इस नदी की कुल लंबाई 2914 किलोमीटर के आसपास है। और साओ फ्रांसिस्को नदी रियो डी जेनेरो के उत्तर से निकलकर लगभग, आप लोकेशन देखिए रियो डी जेनेरो की, उसके उत्तर से निकलकर लगभग 1600 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद उत्तर पूर्व की ओर चाप बनाती है, एक चाप रूप में बनाती है और प्रसिद्ध पालो अफांसो प्रपात से होकर अटलांटिक महासागर तक पहुंचती है। और इसकी सहायक नदी ग्रांड प्रमुख है सहायक नदियों में। ये आपका हो गया साओ फ्रांसिस्को जलप्रवाह क्षेत्र। अब अपन मैप में इनकी लोकेशन देखते हैं। देखिएगा, मैंने कुछ मैप बनाए। एक तो ये है, सबसे ऊपर है, आप देखोगे ओरानिको जलप्रवाह क्षेत्र, जो कि लानोस भी लिखा हुआ है, लानोस घास के मैदान है। तो ये इसकी एक बेसिन हो गई। और ये अमेजन बेसिन, जो अमेजन नदी है मेन, देखिएगा जो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, ये इसका अफवाह क्षेत्र देखिए काफ़ी बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र बनाती है। और इसके बाद में पराना पैराग्वे की नदी की लोकेशन देखिए आप, ये देखिए पराना नदी ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी भाग से आ रही है। और जबकि पैराग्वे जो नदी है वो वोल्विया की चोटियों से आ रही है। तो इसके बाद में इधर उरुग्वे दक्षिणी, जो ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी भाग से, यह उरुग्वे भी इसमें इसी के डेल्टा में आकर मिल जाती है। और इसके बाद में सैन फ्रांसिस्को जो नदी है, ये देखिएगा आप, सैन फ्रांसिस्को नदी है, यह भी
ब्राज़ील की उच्च भूमि से निकलकर और तट के साढ़े साथ बहती हुई ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो इस तरीके से ये 4 प्रमुख अफवाह क्षेत्र हैं और ये बड़ा क्वेश्चन आता है आपके। तो ये मैप है, ये मैप भी बहुत ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए, इससे लोकेशन आपकी क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद में आप इसमें देखिएगा कुछ चोटियों के नाम भी हैं, तो ये चोटियाँ भी आप देख सकेंगे। कोटोपैक्सी, क्वीटो, चिम्बरांजो और ये टिटिका का झील भी इसमें दे रखी है। अकांकागुआ की लोकेशन दे रखी है, देखिएगा। वालफेरोस, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आपको इसमें जब मैप आप एक एक चीज़ें देखोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और इसके बाद में एक ये मैप भी है, इसमें भी आप देखिए गोना के जो उच्च भूमि है, सेल्वास घास के मैदान, कैंपोस और ब्राज़ील की उच्च भूमि, माटो ग्रासो पठार, ग्रान चाको का मैदान, बोल्विया का पठार और ये नदियाँ, पराना पैराग्वे नदी, ये सारी चीज़ें इसमें दिखा रखी हैं बहुत अच्छी तरीके से। और एंडीज पर्वतमाला है और ये जो चोटियाँ भी इसमें भी दिखा रखी है। तो आप थोड़ा सा इसमें अध्ययन करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा वापस एक और मैप है जो नदियों का है, तो इसमें आपको वापस देखिएगा मराकाइबो, देखो ये कराकस झील है जो ऊपर, ये कराकस जो वेनेजुला में है, मराकाइबो झील। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में और इसमें भी ये दर्शाए गए हैं। थोड़ा इस पर अध्ययन कीजिएगा अच्छी तरह से। आप कोई ऐसी समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।